यहाँ हम यूनिसेलुलर जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिसेलुलर जंतुओं के बारे में हमने देखा कि यूनिसेलुलर जो जंतु हैं वो एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। अब यूनिसेलुलर के बाद अगला हेडिंग है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर जो जंतु हैं वो उसमें उन लोगों में क्या विशेषता होती है। तो ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ विथ ए सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव जंतु हैं उनके जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, अकेले एक कोशिका से होती है, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, जिसको जनित अंडा या फिर जाइगोट कहते हैं। इट मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स, वो एक जो जनित अंडा है वो मल्टीप्लाई हो करके और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स, और उसका परिणाम होता है कि जंतु का विकास होता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर यूजली ग्रुप्ड टुगेदर। बहुकोशिकीय जंतु में कोशिकाएं आपस में मिलकर मेक ए टिश्यू का निर्माण करती हैं। जब एक जैसी कोशिकाएं ग्रुप में होंगी तो वो मिल करके टिश्यू का निर्माण करेंगी। जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो वो ऑर्गेन का निर्माण करेंगे, ऑर्गेन्स। बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके ऑर्गेन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल करके एक जीव जंतु का या एक जंतु के शरीर का निर्माण करते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई शरीर की हमने पहले भी बताई थी कि कोशिका है। जब बहुत सारे कोशिका ग्रुप में इकट्ठा होते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो एक अंग बनाते हैं, ऑर्गेन। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो वो अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम, बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल करके एक जीव शरीर की रचना करते हैं। तो मल्टी सेलुलर जंतुओं में जो बॉडी, शरीर की रचना होती है वो क्रम से बटी होती है। पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम और फिर पूरा बॉडी। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे शेप्स एंड साइजेस। कोशिकाओं की आकृति और आकार कैसी होती है। सेल्स ऑक्यूर इन डिफरेंट शेप्स एंड दिस शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। कोशिकाओं के जो आकृति होती है वो बहुत से अलग अलग आकार की होती है, और सभी आकार की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के कार्य को करती हैं। द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर एज फॉलोज। अलग अलग प्रकार के जो आकृति की कोशिकाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है इरेगुलर एज अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स। अमीबा और वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसका जो आकार होता है, उसके कोशिकाओं का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। दूसरा जो प्रकार है राउंड और स्फेरिकल एज रेड ब्लड सेल्स एंड एग सेल्स। जो हमारे हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उनका आकार राउंड, गोल या स्फेरिकल होता है, वृत्त के समान होता है। या फिर जो एग सेल्स हैं, अंडे वाली जो कोशिकाएं हैं, उनका भी आकार गोल या वृत्ताकार होता है। स्पिंडल शेप्ड एज द मसल सेल्स। जो मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं वो स्पिंडल शेप्ड की होती हैं। स्पिंडल शेप्स मीन्स उसमें दोनों सिरे उसके नुकीले होते हैं और बीच वाला हिस्सा जो है वो कुछ फुला हुआ होता है, तो इसे स्पेंडल शेप्ड कहते हैं।
और इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड एज द नर्व सेल्स। और जो नर्व सेल्स हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में, जिसको हम तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, वो ब्रांच के रूप में एक दूसरे के से जुड़ी होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया गया है सबका। वाइट ब्लड सेल्स है, मसल सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, एग सेल्स, स्पर्म सेल और नर्व सेल, ये सारे चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाई गई हैं। इन सभी कोशिकाओं का आकार जो कि माइक्रोस्कोप में देख करके आकार निर्धारित है, ये सारे आकार यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बीन और किडनी शेप्ड एज गार्ड सेल्स इन स्टोमाटा। स्टोमाटा जो कि पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो स्टोमाटा होता है। तो उसका आकार सेम के बीज के आकार के या फिर किडनी के आकार, जो हमारे शरीर में किडनी पाई जाती है उसके आकार का होता है। लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर एज मेसोफिल सेल्स इन द लीफ। पत्तियों में मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका आकार लंबा और आयताकार होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं उसके शेप्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, द एग ऑफ ए hen represents a single cell and is big enough to be seen by naked eye। जो मुर्गी का अंडा है वो एक सिंगल सेल, एक कोशिका का उदाहरण है और ये इतना बड़ा होता है कि हम इसको अपनी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। अब नीचे हम देखेंगे, साइज ऑफ ए सेल इज़ ग्रेटली वेरिएबल। जो कोशिका का आकार होता है वो भी, उसमें भी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। इट मे बी एज स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर। वो इतना छोटा होता है कि मीटर के लाखवें भाग के बराबर होता है, जिसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। और एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर्स, और कुछ सेंटीमीटर तो बड़ा भी हो सकता है। मतलब छोटा साइज माइक्रोमीटर और बड़ा साइज सेंटीमीटर। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल थ्रू द नेक्ड आई। बहुत से जो कोशिकाएं हैं वो माइक्रोस्कोप, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं आकार में और वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑस्ट्रिच एग मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल नोन। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो 170 गुणे 130 mm का सबसे बड़ा सिंगल सेल है, जो कि हम अपनी आंखों से उसको आसानी से देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल विच मेजर्स 0.0001 mm इंटू 0.0005 mm। और जो सबसे छोटा सेल है उसका आकार 0.0001 mm से लेकर गुणे 0.0005 mm के बीच होता है और वो बैक्टीरियम है, जिसका आकार इतना सूक्ष्म होता है, इसको हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर RBCs, रेड ब्लड सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी में, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं वो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, हैविंग डायमीटर ऑफ 0.007 mm, जिसका व्यास लगभग 0.007 mm के बराबर होता है। In some plants like jute and hemp, the fiber cells are few centimeter long। कुछ पौधों जैसे कि जूट और हेम्प जैसे पौधों में जो फाइबर सेल्स होते हैं वो कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और एसिटेबुलेरिया जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, कवक है, इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसको हम अपने आँख से आसानी से देख सकते हैं।
इसके बाद नीचे एक एक्टिविटी दिया है, इस एक्टिविटी में हम क्या शो करेंगे, टू ऑब्जर्व एन एग सेल। अंडे की जो कोशिका है उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉयल द एग ऑफ ए हैन, मुर्गी के अंडे को उबाल लेंगे। रिमूव द सेल एंड कट द बॉयल्ड एग इनटू 2 हाफ्स एंड ऑब्जर्व इट। उसके जो सफ़ेद कवच है उसको हटा देंगे और जो बॉयल अंडा है उसको बीच से 2 भागों में काट देंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। द बॉयल्ड एग हैज़ 2 पार्ट्स। हम देखेंगे कि जो उबाला हुआ अंडा है उसके 2 पार्ट हैं, 2 अलग अलग भाग हैं। ये येलो पार्ट एंड ए वाइट पार्ट सराउंडिंग इट। एक तो पीला भाग है और दूसरा वाइट भाग जो कि पीले भाग को चारों तरफ से घेरा हुआ है। The white part is called albumin while the yellow part is called yolk। जो सफ़ेद हिस्सा है वो एल्बुमिन कहलाता है, जबकि जो पीला हिस्सा है उसे यॉल्क कहते हैं। इन एन अनबॉइल्ड एग, जो उबाला हुआ अंडा नहीं है, बोथ ऑफ दीज पार्ट्स लुक लाइक दिस थिक जेली। बिना उबाले अंडे में, मतलब जो कच्चा अंडा है उसको जब हम देखेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है वो एक थिक जेली के समान, गाढ़े चिपचिपे पदार्थ के समान उस सेल के अंदर बंद होते हैं। लेकिन जब हम इसको उबाल देते हैं तो ये 2 भागों में, ये आसानी से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक जो वाइट पार्ट होता है, एक येलो पार्ट। वाइट पार्ट इज कॉल्ड एल्बुमिन एंड येलो पार्ट इज कॉल्ड यॉल्क। ये एक्टिविटी आप आसानी से कर सकते हैं। ए बिगर ऑर्गेनिज्म हैज़ लार्जर नंबर ऑफ सेल्स देन ए स्मॉलर वन, बट द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो बड़े जीव जंतु होते हैं उनमें अधिक संख्या में कोशिकाएं हो सकती हैं, किसकी अपेक्षा, जो छोटे जीव जंतु हैं उसकी अपेक्षा। लेकिन उनकी कोशिका का आकार उनके साइज, मतलब उनके जीव जंतु के आकार से कोई संबंध नहीं रखता। जंतु के आकार कितना भी बड़ा हो तो कोशिका कई आकार की उसमें हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उसके शरीर में होती हैं। तो इसमें कोई संबंध नहीं कि अगर जीव का शरीर आकार में बड़ा है तो उसकी कोशिकाएं सभी बड़ी होंगी। इसके बाद है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सेल की जो संरचना है, कोशिका की संरचना और उसके कार्य क्या हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट द सेल शोज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन देयर शेप एंड साइज। आप पहले ही जान चुके हैं कि जो कोशिका हैं उनके आकृति और आकार में बहुत ही अंतर है। दे हैव ए नंबर ऑफ थिंग और फीचर इन कॉमन, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में समानता है, दोनों में एक जैसी होती हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। जितने भी प्लांट सेल्स हैं या फिर एनिमल सेल्स हैं उनमें मुख्य रूप से 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं। ये फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो बाहरी दीवार होती है उसको सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की दीवार बोलते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ। और न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। ये बड़ा सा केंद्रक इस कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। तो ये मुख्य पार्ट जो तीनों हैं वो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही दिखाई देते हैं, तो ये कॉमन होगा। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, जो कोशिका की दीवार है। इट इज़ द थिन आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। ये कोशिका के चारों तरफ का एक क्षेत्र है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो कोशिका की दीवार है, सेल मेम्ब्रेन, वो कोशिका को अलग हिस्सों से उसको अलग करता है, साथ ही जो उसके चारों तरफ के पदार्थ हैं उससे भी उसको अलग करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव इट्स
इट ए डेफिनेट शेप। वो कोशिका की सुरक्षा भी करता है और उसको एक निश्चित आकृति भी प्रदान करता है। However, cell membrane allows water, mineral and some other necessary substance to pass through it। जैसा कि जो कोशिका की दीवार है, सेल मेम्ब्रेन है, वो पानी, मिनरल्स और भी आवश्यकता वाले पदार्थ को कोशिका के अंदर से जाने देता है, उसके अंदर से पास होने देता है। मोर ओवर प्लांट सेल कंटेन ए सेल वॉल, जबकि प्लांट सेल्स जो है वो सेल वॉल रखता है। विच इज अब्सेंट इन एनिमल सेल, जो सेल वॉल है वो एनिमल कोशिका, एनिमल के जो सेल होते हैं उसमें वो प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंट होता है। द सेल वॉल गिव्स सपोर्ट एंड आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट सेल्स। सेल वॉल क्या करता है, वो कोशिका को सहारा प्रदान करता है और प्लांट सेल की रक्षा भी करता है। जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो कोशिका को सहारा प्रदान करता है और उसकी रक्षा करता है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन से हमारा तात्पर्य कोशिका की पतली परत जिसको बोलते हैं उससे है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन है वो मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। वेयर एज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए रिजिड नॉन लिविंग सबस्टेंस कॉल्ड सेल्यूलोज, जबकि जो कोशिका की दीवार है, सेल वॉल है, वो एक दृढ़ पदार्थ जिसको हम सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं, और वो नॉन लिविंग है, मतलब उसमें वो मृत है, सजीव नहीं है, वो उसके अंदर पाया जाता है या उसका बना होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज ए जेली लाइक सबस्टेंस दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ ए सेल। साइटोप्लाज्म जेली की तरह, चिपचिपा पदार्थ की तरह एक पदार्थ है जो कि सेल के अंदर होता है। दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ ए सेल, जो कि जो सेल का आधा से ज़्यादा हिस्सा साइटोप्लाज्म से घिरा होता है। ए नंबर ऑफ टीनी कंपोनेंट्स कॉल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत से छोटे छोटे उसमें कण पाए जाते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी रासायनिक परिवर्तन और जीवन को चलाने वाले कार्य हैं वो सब साइटोप्लाज्म के द्वारा ही विकसित होते हैं, साइटोप्लाज्म के द्वारा ही वो क्रिया की जाती है, चाहे वो रासायनिक क्रिया हो या फिर फंक्शन मीन्स फिजिकल, दोनों ही क्रिया साइटोप्लाज्म के द्वारा संपादित होती है, क्रिया होती है ये। उसके बाद अगला जो हेडिंग है न्यूक्लियस। Nucleus is a spherical structure present in the center of the cell and is surrounded by the cytoplasm। जो केंद्रक है वो गोलाकार संरचना है जो कि सेल के केंद्र कोशिका के बीचों बीच होता है, और कोशिका एंड इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के द्वारा वो चारों तरफ से घिरा होता है। जनरली ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल। सामान्यतः एक सेल में एक ही केंद्रक होता है। बट इन सम केसेस मोर देन वन न्यूक्लियस में बी प्रेजेंट, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ स्थिति में एक से ज़्यादा केंद्रक भी मौजूद हो सकता है। द लिक्विड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
which get separated from the cytoplasm by a thin nuclear membrane, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। किसके द्वारा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। एक मेम्ब्रेन पर्दा होता है न्यूक्लियर का, उसके द्वारा उसको अलग करता है। The nuclear membrane is porous, which allows the movement of materials between the cytoplasm and the nucleus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जो पदार्थों का आवागमन है उसको संचालित करता है। इनसाइड द न्यूक्लियस ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा वृत्ताकार बॉडी होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, उसमें धागे जैसी संरचना होती है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी केंद्रक के अंदर मौजूद होता है। Chromosomes carry genes with which contain all the information needed by the cell to function and to reproduce further. Chromosomes जीन्स को कैरी करता है और जितने भी जानकारी है जिसको कोशिका को जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी वो जीन वो क्रोमोसोम उसको देता है। किस प्रकार की जानकारी? तो सेल टू फंक्शन एंड टू रिप्रोड्यूस फर्दर, मतलब सेल कोशिका किस तरह से कार्य करेगा और फिर अपनी जैसी कोशिका का निर्माण किस तरह से करेगा उसकी जानकारी क्रोमोसोम के द्वारा दी जाती है। 10 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और ये क्रोमोसोम ही माता पिता के गुणों को उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी इसको गुण को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। मतलब माता पिता के गुणों को जो ट्रांसफ़र उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करने का जो माध्यम है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के द्वारा ही ये क्रिया संपन्न होती है। जीन के बारे में हम लोग जानते हैं, जीन जो है वो जीन के द्वारा जो हार्मोनल क्रियाएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित होती रहती हैं। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि जो कोशिका है उसके जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो 3 कॉमन चीज़ें हैं, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती हैं, दोनों में ये कॉमन होती हैं।